ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के बारे में बताया गया है। ट्रायंगल का मास, ठीक है, मास m है, हाइट h है और इतना ही गिवन है। ठीक, ट्रायंगल का मास m दिया गया है, ट्रायंगल की हाइट h है। ठीक है, ये ट्रायंगल की हाइट है। बेस से ट्रायंगल की हाइट h गिवन है और ये बोला गया है कि ट्रायंगल अपने बेस के अबाउट, ठीक है, बेस से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो हमें ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस के अबाउट, बेस वाली एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है। ठीक है, ठीक, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने से पहले, ठीक, इस ट्रायंगल का ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस के अबाउट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक, ठीक है, छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हम इस पे आएंगे, अभी हम अपने क्वेश्चन पर आएंगे, लेकिन अभी एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक्सिस है हमारी। ठीक है, चलो इस एक्सिस का नाम रख देते हैं एक्सिस ए। ठीक है, तो एक्सिस ए के अबाउट, एक्चुअल प्रॉब्लम में तो हमें यही एक्सिस ए के अबाउट ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि ऐसा करते हैं, लेट अस से, ठीक है, ऐसा करते हैं, ये मान लो दूसरी एक्सिस है एक्सिस बी। ठीक है, एक्सिस बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, एक्सिस बी के अबाउट ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। मतलब मैं एक दूसरा प्रॉब्लम दे रहा हूँ जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो हमें ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता तो बी के अबाउट सेम ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। ये बी एक्सिस का मतलब है वो वर्टेक्स से पास कर रही है और बेस के पैरेलल है। ठीक है, एक्सिस बी के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये दोनों पैरेलल एक्सिस है ना, पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो पैरेलल एक्सिस हम अप्लाई करेंगे। इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ, इसका सेंट्रॉइड यानी या सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पैरेलल एक्सिस हम अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि किसी भी दो पैरेलल एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्वियस है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने में एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करनी चाहिए, लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास से नहीं भी पास कर रही है तो भी हम इनडायरेक्टली, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर सकते। जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ए के अबाउट अगर हमें पता है ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बी के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगल का होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बोलेंगे हमें काम करते हैं पहले। अच्छा, इस ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ मास है वो, अगर इस ट्रायंगल की हाइट h है तो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास होता है h/3 पे। ठीक है, अगर ट्रायंगल की हाइट h होती है तो बेस से सेंटर ऑफ मास की हाइट 1/3 होती है। ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो पहले हम स्ट्रैटेजी यही रहती है कि बी के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस md²। तो हमें सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है, लेकिन ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो ए के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं पहली बार पैरेलल एक्सिस हम अप्लाई करके। अब सेंटर ऑफ मास का पता चल गया तो दूसरी बार पैरेलल एक्सिस अप्लाई करके बी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि नोन है। ठीक है, हम अज्यूम करें कि नोन है तो हम लिखेंगे ए के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, प्लस m और इनके बीच की डिस्टेंस h/3², ये mh²/9 हो गया। ठीक है, अब ए के अबाउट पता है, सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेट कर लिया, और बी के अबाउट अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वो होगा जो सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है प्लस
प्लस मास ऑफ द ट्राइंगल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। बी के अबाउट कैलकुलेट करने के लिए सेंटर ऑफ मास से एक्सिस बी कितनी दूर है, वो 2h/3 है, 2h/3 स्क्वायर। ठीक है, तो हम एक्सिस बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। तुम सेंटर ऑफ मास का यहाँ कैलकुलेट करते हो, ये IA, ठीक है, ये h² -m²/9 होगा, और यहाँ पे ये -m²/9 है, प्लस 4m²/9 है। तो बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आती है ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस 3/9, ये हो जाएगा mh²/9। ठीक है, मतलब ए के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन है तो बी के अबाउट भी नोन है। बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस mh² के इक्वल, mh²/9 के इक्वल। ठीक है, और ये ऑब्वियस है कि बी से ट्राइंगल के मास से दूर है, तो बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा ए के कंपैरिजन में, इसीलिए ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, चलो ये जो पॉइंट डिस्कस करना था ये बीच में हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी तो कर सकते हैं, तो इसको अब हटाते हैं और आ जाते हैं हम अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम में। ठीक है, और ओरिजिनल प्रॉब्लम में हमें ए के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना था, ये मान लो ए। ठीक है, ठीक है, अब कैलकुलेट करने का सोचते हैं। हाँ, एक तरीका है कि इसको बहुत सारे एलिमेंट्स में डिवाइड करो, इंटीग्रेट करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन अप्लाई करके तो ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर ही सकते हैं। लेकिन हम सोचते हैं क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए। तो ठीक है, ट्राई करते हैं। हम इस तरह से सोच सकते हैं कि ये तो एक ट्रायंगल है। हाँ, तुम सोचोगे कि हमें रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया है और उसमें हम ऐसा करते थे, जैसे ये रेक्टेंगल है तो इसको कंप्रेस कर देते थे। ठीक है, कंप्रेस करके रॉड बना देते थे और हम बोलते थे कंप्रेस करने के प्रोसेस में हमने किसी भी मास की डिस्टेंस एक्सिस से चेंज नहीं की है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होगा जितना कि रॉड का है, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 आ जाता था अगर ये वाली लेंथ L है तो। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड था। तो तुम सोचोगे कि यहाँ पे अगर हमारे पास ट्रायंगल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है, रॉड का पता है, तो क्यों ना हम इस ट्रायंगल को भी रॉड ही बना लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगल को भी तो कंप्रेस करेंगे तो रॉड बनेगा ना। तो फिर इसको तुम कंप्रेस करोगे, कंप्रेस करने के प्रोसेस में फिर से तुम बोल सकते हो कि हमने मासेस की डिस्टेंस नहीं चेंज की है, लेकिन कंप्रेस करने के बाद रॉड तो बनेगा, लेकिन रॉड यूनिफॉर्म डेंसिटी का नहीं होगा, क्योंकि इस वाले पार्ट में ना ज़्यादा मास होगा और आगे वाले पार्ट में कम, और यहाँ पे बिल्कुल कम मास होगा। तो ये रॉड तो बन जाएगा। ठीक है, अगर h हाइट का ट्रायंगल है तो h हाइट का तुमने रॉड बना लिया, लेकिन इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम mh²/3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है और हमें रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म रॉड के लिए पता है। ठीक है, तो कंप्रेस करके रॉड भी बना करके हम इसका डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बता सकते। तो क्या करना चाहिए, तो हम ऐसा सोचते हैं कि एक काम करते हैं, क्यों नहीं हम ऐसा करते हैं कि लेटस से एक काम करें, इसको थोड़ा मैं ऊपर ले आता हूँ ताकि हमारे पास जगह ज़्यादा हो। हाँ, लेटस से ऐसा करते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, अच्छा इसमें तो बहुत जगह है। ठीक, ऐसा करते हैं कि ठीक, ये ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, इसका कैलकुलेट करना है, डायरेक्टली तो पता नहीं है, तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं जिससे थोड़ा सा हम ऐसी बॉडीज़ के क्लोज आएँ जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन है। तो एक काम करते हैं, जैसी ये ट्रायंगल है ना, बिल्कुल वैसी ही ट्रायंगल, लेकिन ऑपोजिट सेंस में हम ट्रायंगल के साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसी ही ट्रायंगल लेकिन ऑपोजिट सेंस में। तो वो फिगर कैसी दिखेगी तुम इमेजिन कर पा रहे हो। ठीक है, एक बिल्कुल सेम शेप साइज़ की ट्रायंगल ऑपोजिट सेंस में हम यहाँ अटैच कर देते हैं। ये है ट्रायंगल, ठीक है, ये दूसरी ट्रायंगल है, और चलो इनका नाम रख देते हैं। ये है ट्रायंगल 1 और ये है ट्रायंगल 2।
अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही हम कंबाइन करेंगे ना, तो कंबाइन करने के बाद ये दोनों ट्रायंगल्स मिल करके पैरेललोग्राम बन जाएंगे, और पैरेललोग्राम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं। तुम बोलोगे कि पैरेललोग्राम का तो पढ़ा ही नहीं कभी, हमने तो रेक्टेंगल का पढ़ा है। अरे रेक्टेंगल का पढ़ा है, जैसे ये एच, इसकी अगर लेंथ एच है तो इसको हम बोलते हैं कि रॉड बनाओ, और रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता है वो mh²/3 होता है, लेकिन पैरेललोग्राम का कहाँ पता है। तो मैं बोलूँगा कि अगर पैरेललोग्राम, ठीक है, अगर पैरेललोग्राम को तुम देखोगे, ठीक, पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होता है, ठीक, ऐसा होता है, यही पैरेललोग्राम है, और इसकी हाइट लेटेस्ट से h है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए तुम ऐसा सोच सकते हो ना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसको यहाँ से उठा के इधर लगा दो, ठीक है, यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दो इधर, ठीक है। तो ओवरऑल जो शेप है, तुम्हें क्या लगता है कैसा हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है, अगर ये वाला पार्ट उठ करके यहाँ से इधर चला गया है, तो शेप कैसी हो जाएगी, शेप हो जाएगी, ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा और ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो पैरेललोग्राम का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पैरेललोग्राम का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mh² के इक्वल होगा, जिसमें h पैरेललोग्राम की हाइट होगी एक्सिस से, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब है हमें ट्रायंगल क्या किया हमने क्या किया, हमने बोला कि ये ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ट्रायंगल 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, और ट्रायंगल 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, नहीं पता है तो हम ऐसा ही एक और ट्रायंगल 2 1 के साथ अटैच करके पैरेललोग्राम बनाए। अब पैरेललोग्राम का हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, पैरेललोग्राम के लिए हम लिख सकते हैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हम लिख सकते हैं पैरेललोग्राम के लिए, ठीक है। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पैरेललोग्राम के लिए लिख सकते हैं आई टोटल, जो कि कितना होगा, वो पहले ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए प्लस दूसरे ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए, ठीक है, के इक्वल होगा। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब पहले ट्रायंगल का प्लस दूसरे ट्रायंगल का, और ये कितना होगा, ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं, इस पैरेललोग्राम की हाइट ये h है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम लिख सकते हैं mh²/3, ठीक है। गलत है, यहाँ पर तुम देखोगे तो यहाँ पे ठीक, पैरेललोग्राम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mh²/3 होता है, सही बात है, लेकिन अरे हमें जो मास दिया गया था वो तो इस एक ट्रायंगल का दिया गया था ना, इस एक ट्रायंगल का मास m है। जैसे ही तुमने दूसरा ट्रायंगल लगाया ना, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल इसका भी तो मास m होगा, तो टोटल मास अब m नहीं है 2m है। तो अगर हम पैरेललोग्राम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे एक्सिस a के अबाउट, तो वो mh²/3 होगा, लेकिन m का मतलब टोटल मास होगा, तो वो हम लिखेंगे 2m मास ऑफ द पैरेललोग्राम h²/3, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता है, लेकिन 1+2 का, अब मुझे पता है तुम लोग सोच रहे होगे कि इन दोनों का मिला करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता चल गया तो एक ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल का हाफ होगा। नहीं, हाफ यहाँ पे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सेम, मतलब एक्सिस के लिए इन दोनों ट्रायंगल का तुम्हें क्या लगता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, नहीं होगा। तुम देख सकते हो कि जो ट्रायंगल 1 है ना, उसके ट्रायंगल 1 जो है उसके मासेस पास है, और ट्रायंगल 2 है उसके मासेस दूर है, तो ट्रायंगल 1 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सॉरी, वो कम होगा। 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं, अगर सेम होता तो हम बोलते कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सेम है तो दोनों को ऐड करने के बाद हमें अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल का हाफ हो जाएगा, लेकिन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं है, तो क्या करना चाहिए, क्या करना, हम सोचेंगे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता चल गया है, लेकिन I1 मतलब ट्रायंगल 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए के अबाउट कैलकुलेट करना था, लेकिन हमें प्लस ट्रायंगल 2 का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए के अबाउट, इन दोनों का सम पता चला है, ये है 2m h²/3 के इक्वल, ठीक है, दोनों के सम की वैल्यू पता है। ठीक है, अब हम इसके आगे क्या करना चाहिए, ठीक, इसका जो अगला स्टेप लिख रहा हूँ,
ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखोगे। ठीक है, हमें सिर्फ ये वाला टर्म चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूँ इसको देखोगे। एक काम करते हैं कि जैसे ए एक्सिस है ना, बिल्कुल इसके पैरेलल एक दूसरी एक्सिस बी ड्रॉ करते हैं। एक्सिस बी ड्रॉ करते हैं। ये एक्सिस, ये जो रेड कलर की एक्सिस है, ये एक्सिस लेटर से ये एक्सिस बी है। ठीक, ये एक्सिस बी है। ठीक है, ये है एक्सिस बी। ठीक है, इस एक्सिस का नाम है एक्सिस बी। ठीक है, तो अब तुम, ठीक है, इसको, ठीक है, ठीक है, तो हमने जो एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट हमें कैलकुलेट करना है उसके बिल्कुल पैरेलल एक्सिस बी ड्रॉ किया है, जो कि ट्रायंगल 1 के वर्टेक्स से पास हो रहा है। अब इसके बाद अगला पॉइंट जो क्या है वो इंटरेस्टिंग है। हमें जो वैल्यू आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो तो पहले ट्रायंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आई है अबाउट एक्सिस ए, प्लस दूसरे ट्रायंगल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आई है अबाउट एक्सिस ए। मतलब एक्सिस ए के अबाउट 1 और 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो एक्सिस, ये जो सेकेंड ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिखा है, ये वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म है सेकेंड ट्रायंगल 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए। लेकिन अब अगला पॉइंट जो बोलने जा उसको बहुत केयरफुली सुनोगे, क्योंकि यही मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेन जो की पॉइंट है वो अभी मेंशन करने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ट्रायंगल 2 को देखो और ट्रायंगल 1 को देखो केयरफुली। मैं कह रहा हूँ ट्रायंगल 2 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ए के अबाउट होगा। ठीक है, ट्रायंगल 2 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ट्रायंगल 2 है, का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ए के अबाउट होगा, हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक्सिस बी के अबाउट सेम होगा। फिर से सुनो, मैं कह रहा हूँ कि ट्रायंगल 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना भी आएगा, ट्रायंगल 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना भी आएगा ए के अबाउट, उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगल 1 का बी के अबाउट होगा। ए के अबाउट 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होगा जितना कि बी के अबाउट ट्रायंगल 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो हमारा जो दूसरा वाला टर्म है ना, मैं कह रहा हूँ पहला टर्म तो हमें कैलकुलेट ही करना है, लेकिन दूसरा टर्म है ट्रायंगल 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए। लेकिन ट्रायंगल 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए उतना ही होगा जितना कि ट्रायंगल 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन अबाउट एक्सिस बी। ठीक है, बोल सकते हैं, और ये इक्वल होगा 2mh² अपॉन 3 के। ठीक है, जैसे ही इतना लिखा तो अब मुझे लगता है कि ठीक है, अब क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है। अब हम आगे बोल सकते हैं कि अब हम आगे ऐसा बोल सकते हैं, इसको मैं क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ठीक है, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा था और ये वाला ट्रायंगल कुछ इस तरह का था। ठीक है, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म आया है, ये है ट्रायंगल 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए के अबाउट निकालो, प्लस 1 का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी के अबाउट निकालो, ये 2mh²/3। और हमें पता है कि अगर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए के अबाउट, अगर हमें इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस mh²/3 होगा। कैसे? अभी कैलकुलेट किया ना, अभी तो कैलकुलेट किया। मैंने बोला कि ट्रायंगल का ए के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो बी के अबाउट भी हम बता सकते हैं, वो ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस mh²/9 के इक्वल हो। ओह, यहाँ mh²/3 मैंने लिखना था, ये mh²/3 के इक्वल होगा। ठीक है, ये ऐड करने के बाद ना 3/9 आएगा, ये mh²/3। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगल अबाउट एक्सिस है, और बी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ट्रायंगल का मास mh²/3 के इक्वल होगा, और ये 2mh² अपॉन 3 के इक्वल है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे और तुम्हें पता चलेगा
कि ट्राइंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ट्राइंगल 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ए के अबाउट, ये राइट हैंड साइड में m² होगा और लेफ्ट हैंड साइड में 2 टाइम्स है, तो ये डिवाइड होकर आंसर आएगा m²/6। ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। अब मान लो हमें इसी ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्टेक्स के अबाउट कैलकुलेट करने को कहा जाता है, ये भी ऐसे ही करते हैं जैसे अभी क्या है, मतलब ए के अबाउट तो निकाल ही लिया, बी के अबाउट इसमें m² ऐड कर लो। दूसरा पॉइंट, अब इस रिजल्ट को देख करके तुम्हें लग रहा होगा अच्छा इसमें नई बात क्या है, अगर हम डायरेक्टली भी करते तो कर सकते थे। तुम बोलोगे पैरेललोग्राम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m² होता है और उसका हाफ कर दिया है तो वही रिजल्ट तो आ रहा है। वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, इस पैरेललोग्राम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m²/3 नहीं है, इसका मास 2m है। इसका पैरेललोग्राम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m²/2 m²/3 है। ठीक है, तो इसका हाफ करते तब तो m²/3 आता। इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m²/6 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो तुम देख सकते हो इसमें ये जो क्वेश्चन था बहुत सिंपल नहीं था। इस क्वेश्चन में 2 स्टेप की थिंकिंग इन्वॉल्व थी, मतलब डायरेक्टली तुम इसको सॉल्व करोगे, पैरेललोग्राम हो सकता है तुम बना लेते, लेकिन इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिलेट करना ये एक अलग प्रॉब्लम थी। तो मतलब उसको एक अलग से तुम सॉल्व करते हो, तो फिर उसको यूज़ करते हो इस कैलकुलेशन में। तो जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसमें जनरली ऐसा ही होता है। जो तुम्हें नीट के क्वेश्चंस आएंगे उसमें तो डायरेक्टली क्वेश्चन, एक ही स्टेप की थिंकिंग इन्वॉल्व होगी, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। लेकिन जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे हो सकता है कि उसमें जो इंटरमीडिएट वैल्यू है उसको तुम्हें अलग से एक अलग प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करके पहले कैलकुलेट करना पड़े।